नमस्कार, देश दिन भर देख रहा है आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ने सरकारी आवास खाली किया और राहुल गांधी ने सरकारी आवास पर ताला डाल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी आवास से निकलने के बाद राहुल गांधी बोलते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता ने मुझे ये घर दिया था, इस घर में 19 साल से रह रहा था। बड़ी बात कहते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। इस घर में 19 साल से मैं रह रहा था, देश की जनता ने ये घर मुझे दिया था। हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है? मोबाइल नीचे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता नहीं हूँ। जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, कहाँ रहेंगे आप? राहुल जी, आपके पास तो घर भी नहीं है। आपने कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में यहाँ रहा हूँ। मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, देखिए, सरकारी आवास से निकलने के बाद बड़ा बयान देते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए हैं। राहुल गांधी अभी भी आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल गांधी को सजा मिली और लोकसभा की सदस्यता चली गई। निश्चित रूप से लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद से राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया गया था कि वो 12 तुगलक में स्थित अपने सरकारी आवास को भी खाली कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख उसमें तय की गई थी। इससे पहले भी राहुल गांधी ने अपना थोड़ा बहुत सामान वहां से जरूर निकाला था, लेकिन आज पूरी तरीके से 12 तुगलक लेन को राहुल गांधी ने खाली कर दिया है। हालांकि इस आवास को खाली करने के बाद राहुल गांधी ने निश्चित रूप से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस घर में मैं करीब 19 साल रहा हूं और निश्चित रूप से ये 19 साल कहीं ना कहीं मैं देश की जनता की वजह से इस दौरान मैं इस आवास में रहा हूं। और ये आक्रामक रूप में राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से मुझे परेशान किया जाए, मैं परेशान होने वाला नहीं हूं और मैं कहीं ना कहीं सच के लिए लड़ता रहूंगा। पीयूष, देखिए, जिस तरह से अब सवाल भी किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी रह सकते थे और आग्रह कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी इसको लेकर आक्रामक बयान दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, उसके बाद भी कई लोग कह रहे थे कि तुरंत ही राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कोर्ट में याचिका डालनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने उस मामले में भी थोड़ी बहुत देर सवेर जरूर कर दी थी, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी ने सरकारी आवास मामले में भी कहीं ना कहीं वो आक्रामक नजर आ रहे हैं कि सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मैं आग्रह नहीं करूंगा। और राहुल गांधी ने किसी भी तरीके से आग्रह नहीं किया। हालांकि कोर्ट राहुल गांधी जरूर पहुंचे हुए हैं अपने जो मानहानि का केस चल रहा है उस मामले में कहीं ना कहीं राहत पाने के लिए। अब देखना होगा कि राहुल गांधी का जो याचिका है वो गुजरात सेशन कोर्ट ने खारिज किया है। अब गुजरात हाईकोर्ट का रुख राहुल गांधी करते हैं, उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट से राहत मिलती है या नहीं मिलती है। फिलहाल राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ कहीं ना कहीं रहते हुए नजर आएंगे। और ये भी खबर है कि इसके अलावा राहुल गांधी के लिए नए आवास की भी तलाश कहीं ना कहीं की जा रही है। तो निश्चित रूप से आज पूरी तरीके से राहुल गांधी ने अपने सरकारी आवास को खाली कर दिया है, चूंकि नोटिस भी कहीं ना कहीं दिया गया था कि वो तत्काल इस सरकारी आवास को खाली करे और आज की तारीख कहीं ना कहीं इस नोटिस में दिया गया था। तो राहुल गांधी ने आज पूरी तरीके से अपने सरकारी आवास को ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लिखा कि आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। और ये ट्वीट आज खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने की, जिसके बाद शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। भगवान परशुराम की जयंती पर ये शुभकामनाएं देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। ट्वीट के जरिए सभी के जीवन में किस तरह से साहस और विद्या का संचार हो, विवेक से उनका जीवन परिपूर्ण हो, इसको लेकर ये ट्वीट किया गया। वहीं दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी
पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली उनकी सहयोगी और असम यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष डॉक्टर अंगकिता दत्ता को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने उनको निष्कासित करने के पीछे की वजह उनका पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताया है। हालांकि अभी पार्टी ने ये नहीं बताया है कि आखिर ऐसी कौन सी गतिविधियां थी जिनकी वजह से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। वही सेल्फी विद अमृत सरोवर की थीम पर प्रदेश भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। अमृत सरोवर के साथ सेल्फी लेकर पीएम, सीएम और मंत्रियों को टैग करें। आपको बता दें कि शहर और ग्रामीण इलाकों में सेल्फी विद अमृत सरोवर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वही देश भर में ईद के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ मस्जिदों में लगातार सजदा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी हाई अलर्ट पर दिखाई दी। इसी बीच हमारे सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री से ईद पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को लेकर खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाएंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी हैं। सर, आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है देश के अलग अलग इलाकों में। आज भी आप पूर्व केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने आए हैं, बधाई देने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? ईद उल फितर का मौका होता है, हम आपस में मिले एक दूसरे से, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। और जो ये इतने दिन जो रोज़े रखे हैं उनका समापन हुआ है, एक उससे एक नई जो ऊर्जा आती है उसको लेकर आगे बढ़ें। सर, सतपाल मलिक लगातार बयानों को लेकर अपने चर्चाओं में रहते हैं, सीबीआई किसी भी पूछताछ कर सकती है, कुछ कहेंगे आप? एक मिनट सुन, सतपाल मलिक जी की आप लोग क्यों उनको तूल देते हो? जिस व्यक्ति को एक इतने बड़े नेता ने, चरण सिंह जी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट है, उसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, छोड़ो उसको। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ वीके सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सतपाल मलिक कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वीडियो अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वही पश्चिम बंगाल में नाबालिग की मौत पर बवाल का मामला। एमएलए शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो किया ट्वीट। आपको बता दें कि बीजेपी ने पुलिस के इस तरीके पर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप है कि बच्ची की रेप हत्या की गई और पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री और नंदी ग्राम से बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बीजेपी फॉर बंगाल विधायकों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है और उन्हें अनैच्छिक रूप से एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां जबरदस्ती बैठाया गया, क्योंकि और कैसे बंगाल पुलिस जानकारी को दबाए और सबूतों को कमजोर करे। वे पीड़िता के शरीर को इस तरह से अमर्यादित तरीके से खींच रहे हैं और इस ट्वीट के जरिए कड़े सवाल खड़े किए गए। और इस ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहा गया आपको बताएंगे। विधायकों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें अनैच्छिक रूप से एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां जबरदस्ती बैठाया गया, क्योंकि और कैसे होगा, बंगाल पुलिस जानकारी को दबाए और सबूतों को कमजोर करे। ये पीड़िता के शरीर को इस तरह से अमर्यादित तरीके से खींच रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। बीजेपी के नेता हैं और कड़े सवाल खड़े किए गए ममता सरकार पर। वही भारत की जनसंख्या के मामले में नंबर 1 आने को लेकर पटना में सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण कहीं न कहीं देश की आर्थिक स्थिति के प्रगति पर असर पड़ेगा। अगर देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है तो हमें जनसंख्या पर रोक लगानी होगी। साथ ही जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार को इस पे कानून भी लाने की जरूरत है। जब तक इसको रुकने के लिए कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाती है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी।
अपने आप हो जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण तो आर्थिक प्रगति के साथ अपने आप कम होते जाती है। जिस रेट में हमारी जनसंख्या बढ़ी 50 साल पहले, उससे बहुत कम हमारी आज गति पर बढ़ रही है। तो जनसंख्या के लिए इलाज तो एक ही है, वो है कि तो आपकी जो आर्थिक प्रगति है उसकी दर को 10% प्रतिवर्ष करनी चाहिए। वो यदि होगा तो अपने आप हो। वहीं बिहार के किशनगंज जिले में विभिन्न ईदगाहों पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस मौके पर किशनगंज सदर विधायक इजराहुल हुसैन अपने पैतृक गांव देहलबाड़ी की ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। वहीं देश और प्रदेश में खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। और आपको बता दें कि इस दौरान विधायक ने बताया कि ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है और माहे रमजान का महीना बरकत और मगफिरत का होता है। ईद के मतलब ही होता है खुशी होती है। एक महीना जो पाक का महीना गुजरा, जो इबादत का महीना था, जो एक मगफिरत का महीना था, हम लोगों ने 30 दिन रोज़ा रख के अपनी इबादत को कंप्लीट किया। और अल्लाह का फरमान है कि रमज़ान के महीने में अगर एक आदमी एक नमाज़ पढ़ता है तो उसको 70 गुना सवाब मिलता है। तो हम लोगों ने 30 रोज़ा रख के इस महीने को पूरा किया है। और आज उसके बाद जिस तरह हम लोग दिन भर रोज़ा रखने के बाद जब अफ्तार करते हैं हम लोग को दिल से खुशी होती है। इस तरह से एक महीना रोज़ा रखने के बाद हम लोग आज ईद में। वहीं बिहार के भागलपुर जिले में ईद को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। नाथनगर स्थित सीटीएस ग्राउंड में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मौलाना अंसारी साहब ने नमाज अदा कराई। पवित्र रमजान ईद को लेकर कई जगहों पर अमन चैन की दुआ मांगी गई। आपको बता दें कि ईद जैसे पवित्र महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए। ईद का त्यौहार ये हम लोग का बहुत बड़ा खुशी का त्यौहार है। यानी 30 रोज़ा जो रखता है उसके बाद ये ईद का यानी उसको क्या बोला है, उसको बख्शिश दिया जाता है। ये ईद उसी तरह। और हम लोग ईद का त्यौहार हर उल्लास के साथ यानी खुशी के साथ मना रहे हैं। और हम लोग दुआ किए कि देश में अमन चैन बना रहे। अभी करतारपुर में ईद की नमाज अदा की गई है और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। कुछ देर पहले सीटीएस नाथनगर में जो ईदगाह मैदान है वहाँ भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था। आगे शाहजंगी है, अभी बरापुरा में भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, मौलाना चक में भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है, खलीफाबाग में भी शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है और पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण संपन्न होगा। इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा एसएचओ को, पूरे थानों को हाईलाइट पे रखा गया है और सभी जगह बहुत ही चुस्त और दुरुस्त शांति। वहीं बिहार में परिवहन मंत्री शीला मंडल ने जब से कार्यभार संभाला है तब से परिवहन विभाग की स्थिति खराब बताई जा रही है। आम जनता भी परिवहन विभाग से काफी परेशान नजर आई। इन तमाम सवालों का जवाब खोजने के लिए बिहार के ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार है। यदि ये कहा गया है तो कोई गलत नहीं कहा गया है। जी मैं बता दूं कि अभी मैं पटना के परिवहन मंत्री शीला मंडल जी के आवास पे मौजूद हैं। दिक्कत ये आ रही है बिहार के लोगों को कि किसी भी परिवहन विभाग में यदि बिहार के जनता जाती है तो वहाँ दलालों के चुंगलों से घिरा नजर आता है। इस मामले को लेकर यदि आप किसी मंत्री के पास यदि उस विभाग के शीला कुमारी उर्फ शीला मंडल मंत्री परिवहन विभाग बिहार पटना इनके आवास पे आने पे, मैडम आवास पे हैं लेकिन पत्रकारों को विवादित बयान देने से पीछे हटती हैं। अक्सर का मामला है, जब से ये मैडम मंत्रालय में आई हैं तब से लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है बिहार के सारे परिवहन विभागों में। यदि किसी भी मामले में चले जाइए तो दलालों से घिरा नजर आता है विभाग और उसमें मैडम बोलने से पीछे हटती हैं। तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार है। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार। वहीं पश्चिम बंगाल में नाबालिग की मौत पर बवाल का मामला। एमएलए शुवेंदु अधिकारी ने वीडियो किया ट्वीट। आपको बता दें कि बीजेपी ने पुलिस के इस तरीके पर सवाल उठाए हैं। परिवार का आरोप कि बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई।
पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर का ये पूरा मामला। वहीं पूर्व मंत्री और नंदीग्राम से बीजेपी के विधायक शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट करके ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। ट्वीट के जरिए कई सवाल खड़े किए और ट्वीट के जरिए कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बंगाल पुलिस पर सवाल किए, ममता सरकार पर सवाल किए और इस वीडियो में भी दर्शाया गया कि किस तरह से पुलिस का लचर रवैया रहा। और ट्वीट आपको बताते हैं, ट्वीट करके बीजेपी फॉर बंगाल यानी कि बीजेपी बंगाल विधायकों को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें अनैच्छिक रूप से एक पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां जबरदस्ती बैठाया गया, क्योंकि और कैसे होगा, बंगाल पुलिस जानकारी को दबाए और सबूतों को कमजोर करे। वे पीड़िता के शरीर को इस तरह से अमर्यादित तरीके से खींच रहे हैं। और ये ट्वीट शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता के द्वारा की गई। वहीं यूपी में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सबकी निगाहें हैं। निगाहें होने की वजह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 760 नगरीय निकायों के 14,684 पदों पर चुनाव हो रहा है, जिनमें सबसे बड़ा राजधानी लखनऊ नगर निगम भी शामिल है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। चूंकि लखनऊ के मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित है, इसलिए इस बार भी टक्कर महिलाओं के बीच होगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहीं राजधानी लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है। जहां चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो कि पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में काबिज है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, कांग्रेस हो, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो या उसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखने वाली आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और कहीं न कहीं एक कोशिश है कि बीजेपी को मात दी जाए, बीजेपी को टक्कर दी जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार इस सीट पर 1995 से लेकर अभी तक काबिज है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सुषमा खरकवाल को भारतीय जनता पार्टी ने मेयर प्रत्याशी बनाया, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से वंदना मिश्रा और वहीं बसपा की तरफ से शाहीन बानो। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो संगीता जायसवाल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अंजू भट्ट मैदान में है और कहीं न कहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी अलका पांडे के साथ मैदान में आ गई है। निश्चित है कि मामला दिलचस्प है, जहां महिलाओं के बीच टक्कर होगी, वहीं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीएसपी से है, ऐसा अभी तक के आंकड़े कह रहे हैं। वहीं अगर हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर निगम की बात करें तो लखनऊ केंद्र सरकार की योजना स्मार्ट सिटी में शामिल है। फिर भी सड़क, बिजली, पानी और सफाई जैसे कई लखनऊ के प्रमुख मुद्दे हैं, क्योंकि प्रदेश की राजधानी के साथ साथ सबसे बड़ा नगर निगम है। लखनऊ नगर निगम का बजट करीब 2200 करोड़ रुपए है, जिसमें से 500 करोड़ रुपए सिर्फ सड़कों के लिए आरक्षित है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए पार्षदों को भी सालाना कोटे में दिया जाता है। वहीं 18 करोड़ मेयर और आयुक्त के लिए निर्धारित है। लखनऊ नगर निगम में सबसे ज्यादा वार्ड 110 हैं, सबसे ज्यादा वोटर हैं। लखनऊ नगर निगम में 2 करोड़ 92,04,675 वोटर पंजीकृत हैं। इस बार 5,87,634 नए वोटर भी बढ़े हैं। वर्ष 2023 में ये 88 नए गांव लखनऊ नगर निगम की सीमा में शामिल हुए हैं। लखनऊ को निकाय चुनाव की दृष्टि से 7 जोन में बांटा गया है। लखनऊ नगर निगम में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से सरोजनी नगर, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट शामिल है। लखनऊ नगर निगम में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लखनऊ नगर निगम के 7 जोन में अगर हम बात करें तो जोन 1 में 67 प्रत्याशी, तो वहीं जोन 2 में 69 प्रत्याशी, जोन 3 में 164 प्रत्याशी, साथ ही जोन 4 में 86, तो वहीं जोन 5 में 67, जोन 6 में 263, साथ ही जोन 7 में 127 प्रत्याशी हैं। सबसे ज्यादा नामांकन पुराने लखनऊ में हुए हैं। लखनऊ से 13 मेयर प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जिसमें से 5 निर्दलीय भी शामिल हैं।
लखनऊ नगर निगम सबसे बड़ा नगर निगम। राजधानी लखनऊ स्मार्ट सिटी में भी चयनित। लखनऊ नगर निगम में 110 वार्ड। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 7 जोन में बांटा गया। लखनऊ नगर निगम में आती हैं 6 विधानसभा सीटें। 1700 करोड़ रुपए है लखनऊ नगर निगम का बजट। 88 नए गांव भी लखनऊ नगर निगम की सीमा में हुए हैं शामिल। लखनऊ नगर निगम में 29,24,675 मतदाता। 2023 में लखनऊ में 5,87,634 नए मतदाता शामिल हुए हैं। नामांकन के बाद से लखनऊ नगर निगम में प्रत्याशियों की लड़ाई तेज होने लगी है। ये दूसरा मौका होगा जब राजधानी में महिला मेयर होगी। हालांकि 27 साल से लगातार सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में ही गद्दी पर काबिज रही है। वर्तमान मेयर संयुक्ता भाटिया का टिकट कटा है और संगठन की पुरानी कार्यकर्ता सुषमा खरगवाल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, फिर भी 4 मई को फैसला जनता को करना है। सभी पार्टियां लखनऊ की बेहतर साफ सफाई के साथ ही विकास के दावे कर रही हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी की प्रत्याशी सुषमा खरगवाल की बात करें तो खरगवाल के सामने छत्रपों के साधने की बड़ी चुनौती है। हालांकि खरगवाल ने उन सभी लोगों से मुलाकात कर सहयोग मांगा है। निवर्तमान मेयर संयुक्ता भाटिया अस्वस्थ होने के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। सुषमा ने संयुक्ता भाटिया से मिलकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बीजेपी ने लखनऊ से महापौर प्रत्याशी सुषमा खरगवाल के नाम का ऐलान करके सबको चौंका जरूर दिया था। किसी की समझ में नहीं आया था कि आखिर ये नया नाम कहां से आया, लेकिन संगठन की नजर में जरूर था। सुषमा खरगवाल पार्टी संगठन में कई पदों पर रह चुकी हैं। पर्वतीय ब्राह्मण समाज से आने वाली सुषमा के जरिए उत्तराखंड के 5 लाख से अधिक मतदाता जो कि राजधानी लखनऊ में रहते हैं, साथ ही 3 लाख के करीब पूर्व सैनिकों को साधने की कोशिश की जा रही है। गढ़वाल से स्नातक सुषमा पार्टी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय पर्वतीय महासभा की राष्ट्रीय प्रभारी, पश्चिमी विधानसभा मंडल की प्रभारी, अवध क्षेत्र की महिला मोर्चा की अध्यक्ष, महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री समेत कई अहम पदों पर मोर्चा संभाल चुकी हैं। संगठन ऐसा नाम चाहता था जिस पर सभी सहमत हो जाए। यही एक वजह है कि बीजेपी ने गैर विवादित चेहरे को मैदान में उतारकर सभी को चुप करा दिया, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो लखनऊ बीजेपी मेयर प्रत्याशी बनने की राह में थे। निवर्तमान मेयर संयुक्ता भाटिया को भी भरोसा था कि उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। इसी तरह स्वर्गीय अखिलेश दास की पत्नी अलका, अर्पणा यादव, ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की पत्नी का नाम भी चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए सुषमा खरगवाल का नाम घोषित कर दिया। अब विपक्षी समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही जातीय समीकरण साधने की कोशिश भी की गई है और किसी भी यादव को महापौर का टिकट नहीं दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से वंदा मिश्रा को उम्मीदवार बनाकर जातीय समीकरण के साथ ही उच्च शिक्षित समाज को जोड़ने की कोशिश की है। सपा प्रत्याशी वंदा मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार रही हैं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यूपी के अध्यक्ष भी हैं। वंदा के पति रमेश दीक्षित लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने वंदा मिश्रा के साथ ही पढ़े लिखे और ब्राह्मण वर्ग को साधने की कोशिश की है। तो वहीं अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी ने राजधानी लखनऊ नगर निगम से शाहीन बानो को प्रत्याशी बनाया है, जिसके जरिए मुस्लिम आबादी को टारगेट करने की कोशिश बसपा की तरफ से की गई है। बसपा की महापौर प्रत्याशी शाहीन बानो समाज सेविका हैं और लखनऊ के ही मोहम्मद सरवर मलिक, जो कि 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी भी रहे हैं। हालांकि 2014 का लोकसभा चुनाव ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले लड़ा था। 27 साल से लखनऊ मेयर की कुर्सी पर काबिज बीजेपी। 1995 से लखनऊ मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी ने सुषमा खरगवाल को बनाया है लखनऊ मेयर प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने वंदना मिश्रा को बनाया है मेयर प्रत्याशी। बीएसपी ने शाहीन बानो को बनाया है मेयर प्रत्याशी। कांग्रेस ने संगीता जायसवाल को बनाया है मेयर प्रत्याशी। आम आदमी पार्टी ने अंजू भट्ट को बनाया है मेयर प्रत्याशी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अलका पांडे को बनाया है मेयर प्रत्याशी। सत्ताधारी दल बीजेपी 1995 से काबिज है। लखनऊ में सत्ताधारी बीजेपी के टक्कर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस से है। अगर हम लखनऊ के राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो 1995 से 2006 तक बीजेपी के एससी राय मेयर रहे हैं। 2006 से 2017 तक पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रहे हैं। 2017 से 2023 तक संयुक्ता भाटिया
बीजेपी से मेयर रही हैं। हालांकि सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। फैसला जनता को करना है। 4 मई को जनता फैसला देगी। अगर हम पिछले चुनावी आंकड़ों की बात करें तो 2017 में लखनऊ के 110 वार्ड से 58 वार्ड पर बीजेपी का कब्जा था। 28 वार्ड पर सपा, 2 वार्डों पर बीएसपी और 8 वार्ड पर कांग्रेस और निर्दलीय 14 वार्डों पर काबिज थे। नगरीय निकाय का चुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। राजधानी लखनऊ कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात है कि राजधानी लखनऊ केंद्र सरकार की योजना स्मार्ट सिटी में भी चयनित है। कई मुद्दे हैं जिसमें बिजली, पानी, सड़क जैसे मूलभूत मुद्दे राजधानी लखनऊ में भी हैं। लोग लगातार इनको उठा रहे हैं। हालांकि इस सीट की अगर हम बात करें तो 1995 से भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर काबिज है। 1995 से सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 2006 तक एससी राय भारतीय जनता पार्टी से मेयर रहे। वहीं उसके बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश में 2017 तक मेयर रहे। उसके बाद से संयुक्ता भाटिया अभी तक मेयर थी। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि उनको दोबारा से भारतीय जनता पार्टी मौका देगी, लेकिन बीजेपी ने सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया है, जो कि लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अलग अलग पदों पर काम करती रही हैं। कहीं न कहीं बीजेपी ने एक निर्विवाद चेहरे को मौके पर लाकर जो लगातार आवाजें उठ रही थी उनको जरूर बंद करा दिया है। हालांकि मामला दिलचस्प है। अगर हम 2017 के आंकड़ों को देखेंगे तो 58 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी, 28 पर समाजवादी पार्टी, 8 पर कांग्रेस, 2 पर बसपा, 14 पर अन्य काबिज थे। सीधे तौर पर यह वो आंकड़ा है जो कि 2017 का है। तो इस बार भी लड़ाई काफी मजबूत मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी जो कि बीजेपी प्रत्याशी से सीधे टक्कर देगी, क्योंकि अगर हम इस नगर निगम की बात करें तो न केवल यह नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है, बल्कि देश प्रदेश के 14 नगर निगम चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या। तो इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया।